हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। हम ऑलरेडी 3 केसेस पढ़ चुके हैं, इक्वेशन को कैसे हम रेड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। आज हमें देखना है केस 4। लिखिए, केस 4 क्या होता है? व्हेन one root of the discriminating cubic is 0 and k की वैल्यू आ जाए 0। पिछले लेक्चर में क्या था जिसमें k की वैल्यू 0 नहीं थी, अब एक रूट भी 0 है और साथ साथ k की वैल्यू भी क्या आ रही है? 0। तो इसके क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? reduce the equation, reduce the following equation to the standard form, to the standard form। क्या इक्वेशन दी हुई है आपको? 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 4zx माइनस 2xy प्लस 14x माइनस 16y प्लस 14z प्लस 26 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो इक्वेशन दी है इसको लिख देंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन फिर से छाप दीजिए। और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या करते हैं? इसे कंपेयर करते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ काय के साथ? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2h xy प्लस 2μx प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। we get चलिए बताइए क्या मिलेगा? a के जगह क्या है? 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। b के जगह क्या है? 5, तो b की वैल्यू आ गई 5। c के जगह क्या है? 2, तो c की वैल्यू आ गई 2। 2f के जगह है -2, तो f की वैल्यू आ गई -1। 2g के जगह है 4, तो g की वैल्यू आ गई 2। 2h के जगह है -2, तो h की वैल्यू आ गई -1। 2μ के जगह है 14, तो μ की वैल्यू आ गई 7। 2v के जगह है -16, तो v की वैल्यू आ गई -8। 2w के जगह है 14, तो w की वैल्यू आ गई 7। और d के जगह है 26, तो d की वैल्यू आ गई 26। एक बार आपको पूरी वैल्यूज मिल गई, फिर आप क्या लिखते हैं? डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। तो आप लिखेंगे द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज, क्या रहता है याद है ना कैसे लिखते थे? AHGHPFGFC, जो भी डायगोनल एलिमेंट है वहां पे लैम्बडा हो जाता है सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू 0। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज तो क्या मिलेगा? a माइनस लैम्बडा मतलब आ जाएगा 2 माइनस लैम्बडा, फिर h -1, g 2, h -1, b माइनस लैम्बडा मतलब 5 माइनस लैम्बडा, f -1, g 2, फिर उसके बाद f -1, उसके बाद c माइनस लैम्बडा लिखाएंगे 2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। कीजिए इसे सॉल्व, क्या मिलेगा? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, तो आ गया 2
माइनस लैम्बडा इंटू, पहले ये दोनों वैल्यू क्रॉस होंगी, मतलब 5 माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस लैम्बडा से, तो 5 टू जार 10, माइनस 2 इंटू लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा, फिर माइनस लैम्बडा जाएगा 5 के साथ, तो माइनस 5 लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, कौन सा साइन आता, माइनस, माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा 1। पहले इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रह गया, इजीली निकाल लिया वाली वैल्यू। अब आएंगे हम सेकंड वाली वैल्यू पे, सेकंड वाली वैल्यू कौन सा साइन के साथ आती, माइनस साइन के साथ, तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 1 इंटू, अब 1 के लिए ये दोनों को छोड़ दीजिए, तो 2 माइनस लैम्बडा इंटू 1 क्या आएगा, माइनस 2 प्लस लैम्बडा, कौन सा साइन आता, माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस आएगा, और लास्ट आएगा प्लस 2 इंटू, अब 2 के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, फिर कौन सा साइन आता, माइनस, तो माइनस 5 टू जार 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 7 लैम्बडा, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो बताइए क्या मिला यहाँ से, पहले 9 से मल्टीप्लाई करते, 9 टू जार 18, माइनस 9 इंटू लैम्बडा माइनस 9 लैम्बडा, अब माइनस 7 से करते, माइनस 7 टू जार 14, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर, फिर लैम्बडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा का क्यूब, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, तो यहाँ से बचा प्लस लैम्बडा, 1 में से 10 गया तो बचेगा माइनस 9, 9 टू जार 18, तो आएगा माइनस 18 प्लस 2 टू जार 4 लैम्बडा इक्वल्स टू 0, तो पहले क्यूब वाली टर्म देखो, तो आ गया माइनस लैम्बडा का क्यूब, फिर स्क्वायर वाली टर्म देखो, तो आ गया 9 लैम्बडा का स्क्वायर, फिर लैम्बडा वाली टर्म देखो, तो यहाँ से प्लस 4 और ये माइनस 4 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 10 और ऐड 1 होगा तो माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18 लैम्बडा, और यहाँ पे माइनस 18 प्लस 18 दोनों हो गया कैंसिल, तो आ गया इक्वल्स टू 0, यहाँ से मैं माइनस लैम्बडा को कॉमन ले सकता, तो अंदर बचेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 9 लैम्बडा प्लस 18 इक्वल्स टू 0। 18 के फैक्टर निकालना है तो मैं ऐसा ले सकता क्या, माइनस 3 माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 जार 18 बन रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, पहला मिल गया लैम्बडा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं, पहला फैक्टर आएगा लैम्बडा माइनस 3, दूसरा आएगा लैम्बडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से लैम्बडा की 3 वैल्यू आई, 0 3 और 6, तो मैं लैम्बडा 1 ले लेता हूँ 3, लैम्बडा 2 ले लेता हूँ 6, लैम्बडा 3 ले लेता हूँ 0, मिल गई। अब एक वैल्यू लैम्बडा की क्या आ गई, 0 आ गई। अगर एक भी वैल्यू लैम्बडा की 0 हो जाती है, मैं इन्हें ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें बाद में जब ढूंढना रहे तो आसानी से वैल्यूज मिल जाए। जब भी आपकी लैम्बडा की एक भी वैल्यू 0 आ गई तो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, LM N की वैल्यू, तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस corresponding to lambda equals to 0 is given by any two of the following equations। बताइए क्या रहती, A H G H B F G F C, पहले वाले के साथ L, दूसरे वाले के साथ M, तीसरे वाले के साथ N इक्वल्स टू 0। याद है सब लोगों को? चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे। क्या आएगा, AL मतलब 2L प्लस HM मतलब माइनस M प्लस GN मतलब 2N इक्वल्स टू 0। HL मतलब माइनस L, BM मतलब 5M, FN मतलब माइनस N इक्वल्स टू 0, GL मतलब 2L, FM मतलब माइनस N, CN
मतलब 2n इक्वल्स टू 0। देखो पहले और आखिरी वाली इक्वेशन तो सेम है, तो ये दोनों को यूज करेंगे क्या हम? नहीं, जो बची हुई दो है उसमें को यूज कर लेंगे। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको? L अपॉन, पहले आप L की वैल्यू निकाल रहे हो तो L को नहीं देखेंगे, किसे देखेंगे? M की वैल्यू है 5 -1, फिर n -1 2 इक्वल्स टू M अपॉन, अब आप M की वैल्यू निकाल रहे हैं तो किसे नहीं देखेंगे? M को नहीं देखेंगे। M के बाद कौन आता? N, तो आएगा -1 2, उसके बाद L तो आएगा -1 2 इक्वल्स टू N अपॉन, नेक्स्ट का की वैल्यू निकाल रहे हैं N की, तो N को नहीं देखेंगे तो पहले आएगा L -1 2, फिर M 5 -1 आएगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। तो आएगा L अपॉन 5 2 जार 10 -1 1 जार 1, तो आ गया 9 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो आ गया M अपॉन 0 इक्वल्स टू N अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 1, -5 2 जार 10, 1 में से 10 गया तो आएगा -9 आएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय 9 या मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो तो आएगा L अपॉन 1 इक्वल्स टू M अपॉन 0 इक्वल्स टू N अपॉन -1। फिर क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन लिया हूँ तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1 आ जाएंगी। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ईच रेशियो की वैल्यू क्या रहती है? जो चीज न्यूमरेटर में की सेम करना पड़ता है डिनोमिनेटर में। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो बताएं यहाँ से L की वैल्यू क्या है? L अपॉन 1 इक्वल है 1 अपॉन √2 से, तो L की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2। M अपॉन 0 इक्वल है 1 अपॉन √2 से, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो M की वैल्यू आ गई 0। N अपॉन -1 इक्वल है 1 अपॉन √2 से, तो N की वैल्यू आ गई -1 अपॉन √2। एक बार आपको L M N मिल गया, फिर नेक्स्ट काम क्या रहता है आपका? आप निकालते हैं वैल्यू K की। K क्या रहता? UL VM WN होता है। तो बताइए क्या आएगा? U क्या है? 7, L क्या है? 1 अपॉन √2 प्लस VM, M की वैल्यू 0 है तो 0 आने वाला है, फिर प्लस WN तो आएगा W यानी 7 इंटू N तो -1 बाय √2, 7 बाय √2 -7 बाय √2 कैंसिल, तो K की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू 0 आ गई तो अब आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे सेंटर की वैल्यू। ठीक है, अब आप वापस से जो पहले स्टार्टिंग वाली मेथड थी ना वहां पे चले जाएंगे। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर K की वैल्यू 0 आ जाए तो इक्वेशन बनती है λ1x² प्लस λ2y² इक्वल्स टू U, जहां पे U की वैल्यू क्या रहती? -U α V बीटा W गैमा प्लस T। भूले तो नहीं आला फॉर्मूला? तो इसके लिए हमें अल्फा बीटा गैमा लगता है। लेकिन जब भी K की वैल्यू 0 आ जाए तो यहाँ पे कभी भी कोई यूनिक सेंटर आता है क्या? नहीं, हमें मिलता है लाइन ऑफ सेंटर। क्या मिलता है हमें? लाइन ऑफ सेंटर। तो आप लिखेंगे एस K इक्वल्स टू 0, therefore the given surface do not have any unique center. It has a line of center which can be obtained by solving two of the following equations. कैसे मिलती इक्वेशन? सेम लॉजिक, पहले लेंगे del f by del x इक्वल्स टू 0, del f by del y इक्वल्स टू 0, del f by del z इक्वल्स टू 0। चलिए इसे यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। बताइए अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले del f by del x इक्वल्स टू 0, यानी आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है पहले विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 2 जार हो जाएगा 4x। बाकी किसी में x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इनको छोड़ दीजिए। 4z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के
बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। -2y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। +14 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो इस पे सब वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही, 2 से डिवाइड कर तो आएगा 2x -y + 2z + 7, उधर जाएगा तो -7। तो इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर, शायद हमने एक ही इक्वेशन यूज किया तो ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 2। आ गया। नेक्स्ट आप निकालेंगे del f बाय del y = 0। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 5 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y² का डेरिवेटिव 2y, तो 5 2s are 10y। फिर यहाँ पे y दिख रहा है मुझे, तो -2z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। -2x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। और -16 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 कर दो तो आएगा -x + 5y - z = ये इधर रहेगा -8, इधर आएगा तो +8। इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y हो गया। अब आएगा विथ रिस्पेक्ट टू z, तो आप पहले निकालेंगे del f अपॉन del z = 0। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z² का डेरिवेटिव 2z, तो 2 2s are 4z। यहाँ पे z दिख रहा है तो 4x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। और यहाँ पे -2y दिख रहा है तो -2y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। +14 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। सब 2 के टेबल में आते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो तो आएगा 2x -y + 2z, यहाँ पे आएगा +7, उधर गया तो -7। इक्वेशन नंबर 4। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जहां पे k की वैल्यू आ जाए 0, वहां पे आपको एक सेंटर नहीं मिलता, क्या मिलता है? लाइन ऑफ सेंटर मिलता है। तो वहां पे हमेशा क्या होगा, ये 3 में से सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगी। क्या कह रहा हूं मैं? ये 3 में से 2 इक्वेशन ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगी। जैसे आप देखिए वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कैसी दिख रही है आपको? सेम दिख रही। तो आप लिखेंगे एज इक्वेशन 2 and 4 are same, there are only 2 linearly independent, there are only 2 linearly independent इक्वेशन। अब देखो अगर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है मेरे पास और वेरिएबल है मेरे पास 3, तो मैं तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता क्या? नहीं, क्योंकि इक्वेशन तो 2 ही है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक वैल्यू को ले लूंगा 0। अब 0 किसे लूंगा, ये डिपेंड करता है पाइवट एलिमेंट कहां पे। ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी मेरे पास 2 और 3, तो मैं इन्हें चेक कर लेता हूं पाइवट कहां पे आता है। देखो यहां पे क्या है, 2 -1 ये इसके एलिमेंट है, -1 5 -1 ये इसके एलिमेंट है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं पहली रो को इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया रहता तो क्या आता, -1 5 -1 2 -1 2 आता। फिर मैं यहाँ पे 0 बना सकता। कैसे? आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो क्या आता था, -1 5 -1 और यहाँ पे -2 + 2 0 -1 + 5 2s are 10, आता था 9 2, फिर यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 और 2 हो जाएगा 0। अब बताओ पाइवट एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है? ये एलिमेंट, इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, नीचे जो एलिमेंट है वो 0, तो ये हो गया पाइवट। इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है 0, तो ये हो गया पाइवट। ये कॉलम होता है x का, ये कॉलम होता है y का, ये होता है z का। पाइवट किसके पास है? x और y के पास। तो x और y कौन से वेरिएबल हो गए? बेसिक वेरिएबल, यानी आप इन्हें 0 ले सकते क्या? नहीं। z क्या हो गया? फ्री वेरिएबल, तो मैं उसे 0 ले सकता हूं। तो आपको समझ में आ रहा है? आपको ये रफ में चेक कर लेना है कि आप किसे 0 लेंगे। हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन में z 0 आता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे z 0 नहीं होता है, तो थोड़ा सा चेक करने के बाद ही लेना था। आप लिखेंगे अज्यूमिंग z = 0, इक्वेशन
2 and 3 becomes इक्वेशन 2 and 3 becomes, बताइए क्या मिलेंगे 2 और 3, जहां जहां पे z है उसके जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0, तो z के जगह 0 आ गया, 2 इंटू 0 0, माइनस 0 करेंगे तो 0 आ गया। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 6। अब बस किसी भी एक को क्या बना लो, 0 बना लो। तो आप क्या करेंगे, यहां से मैं x की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ पे है -x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 5y माइनस 8 आएगा, यहाँ पे -x इधर गया तो +x, यहाँ पे +8 इधर गया तो -8, ये x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, बताइए क्या मिलेगा 2 इंटू x की वैल्यू है 5y माइनस 8 माइनस y इक्वल्स टू -7, 5 2s आर 10y माइनस 8 2s आर 16, माइनस y इक्वल्स टू -7, 10 में से 1 गया तो बचेगा 9y इक्वल्स टू यहाँ पे -16 इधर जाएगा तो +16, तो बचा 9, तो y की वैल्यू आ गई 1, ये y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो पुट y इक्वल्स टू 1 इन 6, तो क्या मिलेगा मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी 5 1s आर 5, 5 में से 8 गया तो बचेगा -3। समझा कैसे निकालें, इजी है, समझा। तो आपको यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ऑफ सेंटर अल्फा बीटा गैमा इज, अल्फा के जगह आ जाएगा -3, बीटा के जगह आ जाएगा 1 और गैमा के जगह आ जाएगा 0। समझा कैसे लिया आप लोगों ने, आपको लेना है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ऑफ सेंटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक सेंटर है क्या, नहीं, हमें मिल रहा है लाइन ऑफ सेंटर मिल रहा है, और क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ऑफ सेंटर मिल रहा है उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, उसमें से एक पॉइंट हमने निकाल लिया कि मैं अल्फा की जगह ले सकता हूँ -3, बीटा की जगह 1 और गैमा की जगह 0, मिल गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रेड्यूस्ड इक्वेशन इज, क्या रहती, λ1x² प्लस λ2y² इक्वल्स टू u, वेयर u की वैल्यू क्या रहती, -u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गैमा प्लस d, आता है। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू, और हमें यहाँ पे u v w भी लगेगा, तो बताइए u की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -u अल्फा, तो u और अल्फा कहता आएगा -7 3s आर 21, v बीटा -8 इंटू 1 -8 प्लस w गैमा 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस d मतलब +26 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, -29 प्लस 26 हो जाएगा -3, माइनस इंटू माइनस +3, तो u की वैल्यू आ गई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रेड्यूस्ड इक्वेशन इज, क्या था λ1 और λ2 आपके पास, 3 और 6, तो आप लिखेंगे 3x² प्लस 6y² इक्वल्स टू u की वैल्यू है 3 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 3 कर सकते, तो आएगा x², 3 कैंसिल, तो आएगा 1 प्लस 2y² इक्वल्स टू, आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आसानी से निकाल लिए। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सिलेंडर करता है। यहाँ पे दोनों के साइन आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो इलेप्टिक सिलेंडर। दोनों के साइन अगर अपोजिट दिखते तो हाइपरबोलिक सिलेंडर। तो आप लिखेंगे विच रिप्रेजेंट्स एलिप्टिक सिलेंडर। आ गया।
इजी था। अच्छा यहाँ पे हमें वो भी निकालना था ना, इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू, ये सेंटर वाले लाइन से ही जाएंगे एक्सिस। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं हमारे, -3 1 0 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज and having डायरेक्शन रेशियोज, क्या आए थे हमारे डायरेक्शन रेशियोज, LMN के नीचे 1 0 -1 इज, क्या रहती इक्वेशन, x माइनस x1 यानी माइनस इंटू माइनस +3 अपॉन L इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1। अच्छा यहाँ पे 0 है ना, z माइनस z1 अपॉन m आएगा। दैट इज, क्या मिला यहाँ से, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 3 डिवाइड होगा 1 से तो x प्लस 3 इक्वल्स टू -1 इंटू z माइनस z, और y के डिवीजन में है 0, जिसके भी डिवीजन में 0 रहा उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देना 0, और यहाँ पे शायद y -1 आएगा ना, क्या दिमाग चल रहा है हमारा, इधर आएगा तो +1। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं x प्लस z इक्वल्स टू -3 y इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा आपके लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस। और अगर आपको ऐसे में दिक्कत होती है ना, इसको आप इस फॉर्म में लिख के भी छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या ऐसे छोड़ने में, नहीं, ऐसा ही छोड़ देना, नहीं तो एक आधी अगर छोटा मोटा एरर यहाँ पे आ गया, जब तक वो खुद से कुछ नहीं पूछता ना तब तक ऐसे ही लिख के छोड़ देना, उस पर कुछ एहसान करना नहीं। उम्मीद है समझाऊंगा क्वेश्चन, इजी है। ये वाले क्वेश्चंस में सिर्फ हार्ड क्या होता है, कैलकुलेशन हार्ड होता है, और कुछ भी हार्ड होता है क्या। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है reduce to its principal axis 2y square minus 2yz plus 2zx minus 2xy minus x minus 2y plus 3z minus 2 equals to 0. Also find the equation of its axis। चलिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसे लिखेंगे, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट f of x y z b, जो इक्वेशन दी हुई है 2y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 2zx माइनस 2xy माइनस x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एक बार इक्वेशन लिख दिए फिर क्या करते हैं, इसे कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद काय के साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2μx प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, a की कोई भी टर्म x स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं, तो a की वैल्यू 0, b की कोई y स्क्वायर की टर्म है क्या, है, तो आ गया 2, c की कोई टर्म है क्या, नहीं, तो आ गया 0, फिर 2f की जगह है यहाँ पे -2, तो f की वैल्यू आ गई -1, 2g के जगह है 2, तो g की वैल्यू आ गई 1, 2h के जगह है -2, तो h के जगह आ गई -1, 2μ के जगह है -1, तो μ की वैल्यू आ गई -1/2, 2v के जगह है -2, तो v की जगह आ गई -1, 2w की जगह है 3, तो w की जगह आ गई
3/2 और डी के जगह आ गया -2। एक बार पूरी वैल्यू आ गई, फिर आप क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। तो आप लिखेंगे द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज क्या रहता, AHGHBFGF, डायगोनल एलिमेंट में लैम्बडा होता है सब्ट्रैक्ट। तो ए मतलब 0 आएगा, 0 माइनस लैम्बडा, H -1, G 1, H -1, B माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा, F -1, उसके बाद G 1, F -1, C माइनस लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा, तो आ जाएगा माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। चलिए करते हैं सॉल्व। माइनस लैम्बडा जैसा था वैसा, पहले ये दोनों क्रॉस होंगे, -2 इंटू लैम्बडा -2 लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस प्लस, लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा का स्क्वायर, फिर कौन सा साइन आता, -1 इंटू -1 +1 आ गया। सेकेंड वैल्यू आती है माइनस साइन के साथ, तो माइनस इंटू माइनस +1। अब 1 के लिए ये दोनों क्रॉस होंगे तो आएगा लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जार 1, और लास्ट बचेगा +1 इंटू माइनस इंटू माइनस +1, फिर यहाँ से आएगा माइनस, तो -2 प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या मिलेगा, माइनस लैम्बडा जाएगा अंदर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस लैम्बडा का क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा प्लस 1, यहाँ पे 1 में से 2 गया तो आएगा -1, आएगा प्लस लैम्बडा -1 इक्वल्स टू 0। तो क्या है वैल्यू, माइनस लैम्बडा का क्यूब प्लस 2 लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा प्लस लैम्बडा प्लस लैम्बडा, 3 लैम्बडा प्लस 1 -1 कैंसिल इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं माइनस लैम्बडा को बाहर ले सकता, तो आएगा लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -3 इक्वल्स टू 0। इनके फैक्टर निकालो, -3 के ऐसे फैक्टर जिनका बीच का डिफरेंस आए -2, ऐसे फैक्टर आएंगे कि हमारे -2 का फैक्टर लाना है, 3 1 जार लेना पड़ेगा फिर तो, और बड़े नंबर का साइन देना है तो -3 और 1 लेना पड़ेगा, तो एक आ गया -3, दूसरा आ गया 1, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो आएगा लैम्बडा, पहला फैक्टर लैम्बडा -3, दूसरा फैक्टर लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की 3 वैल्यू क्या आई, 0, यहाँ पे -3 इधर गया +3, यहाँ पे +1 इधर गया -1, तो लैम्बडा 1 आ गया 0, सॉरी लैम्बडा 1 आ गया 3, लैम्बडा 2 आ गया -1, लैम्बडा 3 आ गया 0। निकाल लिया आपने तीनों वैल्यूज, एक बार आपको तीनों वैल्यूज मिल गई। नेक्स्ट काम क्या रहता है आपका, आप यहाँ पे देखेंगे LMN की वैल्यू, क्योंकि हमारी एक लैम्बडा की वैल्यू 0 आ गई, तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस LMN of axis corresponding to lambda equals to 0 is given by 2 of the following। कौन कौन सी इक्वेशन रहती, AH G H B F G F C equals to 0। A मतलब 0, तो 0 इंटू L 0L प्लस HM यानी -M, GN G कहाँ गया 1N इक्वल्स टू 0, HL -L, PM 2M, FN -N इक्वल्स टू 0, GL L FM -M, CN 0N इक्वल्स टू 0। आ गया।
आएगा एल अपॉन, पहले मुझे एल के कोएफिशिएंट लेना है तो पहले एम को चेक करता हूँ, -2 -1, फिर एन को -1 0 इक्वल्स टू एम अपॉन, अब मुझे एम को चेक करना है तो एम के बाद एन -1 0 फिर एल -1 इक्वल्स टू एन अपॉन, अब मुझे एन को चेक करना है, आएगा -1 1 2 -1, तो बताइए क्या मिला, एल अपॉन 2 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, लेकिन प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद इक्वल्स टू एम अपॉन 1 इंटू -1 -1 इक्वल्स टू एन अपॉन माइनस इंटू माइनस +1, 1 में से 2 गया आएगा -1, एक मिनट, हाँ तो देखिए क्या मिला आपको, एल अपॉन -1 इक्वल्स टू एम अपॉन -1 इक्वल्स टू एन अपॉन -1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकता तो आएगा एल अपॉन 1 इक्वल्स टू एम अपॉन 1 इक्वल्स टू एन अपॉन 1, इसकी वैल्यू आ जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 1 अपॉन रूट 3, यानी यहाँ से एल एम एन तीनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन रूट 3 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इजी है यहाँ तक। एक बार आपके पास एल एम एन की वैल्यू आ जाए फिर आपको क्या निकालना पड़ता है, के की वैल्यू, तो के क्या रहता है, यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन से इक्वल, हमारे पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू है यू एल माइनस 1/2 रूट 3, वी एम -1 बाय रूट 3, डब्ल्यू एन यानी 3/2 रूट 3 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको सबका बेस 2 रूट 3 बना सकता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके, तो -2 -1 -3 प्लस 3 कैंसिल, तो क्या आ रहा है आंसर 0 आ रहा, क्योंकि के की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0 आ रही, तब आप निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कौन सी इक्वेशन से, del f by del x इक्वल टू 0, del f by del y इक्वल टू 0, del f by del z इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई एक सेंटर होता है क्या, नहीं, जब भी k की वैल्यू 0 आए तो आपका जो सरफेस होता है उसका होता है लाइन ऑफ सेंटर, कोई यूनिक सेंटर होता है क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे एज k इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन surface do not have any unique center, या तो do not have an unique center, it have a line of center, यानी बहुत सारे सेंटर होने वाले हैं इसके, हमें एक से मतलब है तो आप लिखेंगे the center can be found by solving two of the following equations, या तो आप यहीं पे लिख सकते हैं it have a line of center which can be obtained by solving any two of the following equations, कौन कौन से, del f by del x equals to 0, del f by del y equals to 0, del f by del z equals to 0 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे f की वैल्यू है del f by del x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x की कोई टर्म दिख रही है क्या, ये एक दिखी, तो 2z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, -2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक मिनट रुको, यहाँ पे दो बार x कैसे आ गए वे, -2x -x, भाई अच्छा हुआ हम लोग पीछे आ गए,
चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे। आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ कहाँ पे एक्स दिख रहा है, ये वाली टर्म में एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है। तो -2y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1। 2z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। दैट इज मैं इसे लिख सकता हूँ -2y प्लस 2z इक्वल टू, यहाँ पे माइनस इधर आया तो प्लस 1। नेक्स्ट आएगा डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू 0। अब विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2 2 जार 4y। फिर उसके बाद यहाँ पे y दिख रहा है तो आएगा -2z। उसके बाद यहाँ पे y दिख रहा है तो -2x। फिर उसके बाद यहाँ पे y दिख रहा है -2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। तो दैट इज क्या मिला आपको, -2x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, और लास्ट डेल एफ बाय डेल z इक्वल टू 0। विथ रिस्पेक्ट टू z करना है, -2y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, -2x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का सबे y का कहाँ से लगा रहा है यार, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। z कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे z दिख रहा है, यहाँ पे z दिख रहा है, तो 2x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, और z यहाँ पे तो +3 इक्वल्स टू 0। दैट इज क्या मिला, 2x माइनस 2y, यहाँ पे +3 इधर गया तो -3। अब मास्टर ने बताया था हमारे कि भाई यहाँ पे दो इक्वेशन ऐसी होती है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और एक लीनियरली डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे तो हमें तीनों इक्वेशन अलग दिख रही है, मतलब इनमें का एडिशन कोई ना कोई इक्वेशन बनाता होगा। तो देखिए अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तब क्या मिलेगा मुझे, ये दोनों अगर ऐड होंगे तो आएगा -2x प्लस 4 -2 आ जाएगा +2y -2z प्लस 2z कैंसिल, 2 + 1 3। लगभग ये इक्वेशन है। अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा -2x -(-+2y) इक्वल टू -(-+3) आ रहा है। मतलब पहली दो इक्वेशन के एडिशन मुझे मिल रही है मेरी तीसरी इक्वेशन। तो ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। तो आप लिखेंगे as addition of equation 2 and 3 gives equation 4, therefore there are only two linearly independent equations, therefore there are only two linearly independent equation। तो हमें किसी एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। समझ रहा है ना कैसे करना पड़ता। कि आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपको ये इक्वेशन में पाइवट एलिमेंट दो ही जगह पे मिलने वाला है, क्योंकि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन में पाइवट एलिमेंट मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला। तो क्योंकि दो पाइवट एलिमेंट मिलने वाला और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे x नहीं है, मतलब 0x होगा। तो अगर मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ कि पहले इक्वेशन 3 फिर इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, -2 4 -2 और ये आ जाएगा 2 -2 2। तो ये पाइवट एलिमेंट हो गया, ये पाइवट एलिमेंट हो गया, यानी x में और y में पाइवट एलिमेंट दिख रहा है। z में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब आप z की वैल्यू लेंगे 0। तो आप लिखेंगे, ये पाइवट एलिमेंट वाला कंसेप्ट आता है ना लीनियर अलजेब्रा में, बहुत ज्यादा पढ़े हमने। अज्यूमिंग z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 एंड 3 बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा। 2 और 3 में जहां जहां पे z है उसके जगह डाल दीजिए 0।
तो z वाली टर्म हट जाएंगे क्योंकि z की जगह आ गया 0। आ गया दैट इज, यहाँ से तो y की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, यहाँ पे -2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, तो y की वैल्यू आ गई -2। दिस इंप्लाइज -2x प्लस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है -1/2 इक्वल्स टू 2, 2 2 जार 4। तो क्या मिला यहाँ से आपको -2x इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -2, इधर गया तो +2, 2 + 2 4। तो x की वैल्यू क्या आएंगी 4/-2 यानी -2 आ गई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट of a point alpha beta gamma on line of center r। क्या आ रहा है x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -1/2, z कोऑर्डिनेट 0 यानी अल्फा बीटा गैमा मिल गया। एक बार अल्फा बीटा गैमा मिल गया तो आप रेड्यूस इक्वेशन लिख सकते, क्या लिख सकते? तो आप लेंगे देयरफॉर द reduced इक्वेशन इज, क्या था λ1x² प्लस λ2y² इक्वल्स टू u, वेयर u की वैल्यू कह रही थी -μ अल्फा v बीटा w गैमा प्लस d, आ जाएगा माइनस u अल्फा यानी -1/2 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो आएगा 1, v बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, आ जाएगा 1/2, w गैमा 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस डी है तो माइनस, तो आ गया 3/2, -2 2 2 जार 4, तो आ जाएगा -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो u की वैल्यू आ गई 1/, कैसे निकाले समझा? सच में समझा? तो बस पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन मिल गई λ1 एक 3 है और एक -1। मिल जाएगा 3x² प्लस λ2 की वैल्यू -1, तो आएगा -y² इक्वल टू u यानी 1/2, 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा 6x² -2y² इक्वल टू 1। हमें पता है सिलेंडर की इक्वेशन है, बट पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी वैल्यू नेगेटिव, तो कौन सा सिलेंडर हो गया? हाइपरबोलिक। तो आप लिखेंगे विच represents a hyperbolic cylinder। आ गया। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं। The equation of axis passing थ्रू पॉइंट क्या था? -2 -1/2 0 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज LMN मतलब 1 1 1 इज क्या था? x -x1 अपॉन L इक्वल्स टू y -y1 अपॉन m इक्वल्स टू z -z1 अपॉन n। डिवीजन में 1 है, कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। आप एक तो इसको इस फॉर्म में रखो या तो हल्का सा सॉल्व कर लो, दोनों आंसर रहेंगे आपके सही। उम्मीद है समझाऊंगा। यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मेजर पार्ट डायरेक्टली लिख देता हूं कि क्या क्या वैल्यूज आएंगे, और जो अलग पार्ट है हम अब उसे सॉल्व करते हैं। बेसिक सॉल्व करना सबको आ गया होगा।
तो आप लिखेंगे प्रूव दैट 5x² प्लस 5y² प्लस 8z² प्लस 8yz प्लस 8zx माइनस 2xy प्लस 12x माइनस 12y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 represents a cylinder हमने मेंशन किया ना, इट रिप्रेजेंट्स अ सिलेंडर whose cross section is an ellipse of eccentricity 1/√2 and find the equations of its axis। अच्छा, यहाँ पे equations of its axis लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। हम ऐसा लिखते ना, x वाला कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू y वाला कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू z वाला कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू, तो इसमें कई बार इक्वेशंस लिखा रहता है कोई बुक में इक्वेशन लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ पे दो सेट ऑफ इक्वेशन होता है ना, ये इक्वल टू वाला भी ले सकते हैं, ये इक्वल टू वाला भी ले सकते हैं, ये दोनों का सेट भी ले सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अब देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है कि इसके क्रॉस सेक्शन क्या आता है, एक ऐसा एलिप्स जिसकी एसेंट्रिसिटी आती है 1/√2। तो क्योंकि वाले क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी पूछा हुआ है तो वाला क्वेश्चन पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक लिखेंगे आप, तो वहां से लैम्बडा की वैल्यू आएंगी 0, 12, 6। फिर उसके बाद आप जब डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो वैल्यू आएंगी, L आएगा 1/√3, M आएगा 1/√3, N आएगा -1/√3। K निकालेंगे तो वो आएगा 0, क्योंकि K 0 है तो यूनिक सेंटर नहीं आएगा, आपका लाइन ऑफ सेंटर मिलेगा। फिर जब आप del f by del x इक्वल्स टू 0, del f by del y इक्वल्स टू 0, del f by del z इक्वल्स टू 0 ये लगाएंगे तो इक्वेशन मिलेंगे 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू -6 माइनस x प्लस 5y प्लस 4z इक्वल्स टू +6, 4x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल्स टू 0। फिर से देखो, पहली दो इक्वेशन के एडिशन से आपको तीसरी इक्वेशन मिल रही है, यानी पहली दो इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट, आखिरी वाली लीनियरली डिपेंडेंट है। तो फिर से आप z के जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जैसे आप z के जगह 0 रखेंगे आपको x की वैल्यू मिलेंगी -1, y की वैल्यू मिलेंगी 1। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, -1, 1, 0। तो यहां से आपको u की वैल्यू मिल जाएंगी 6। तो आपकी जो इक्वेशन बनती है λ1 x² प्लस λ2 y² इक्वल्स टू u, ये क्या मिल जाएंगी, 6x² प्लस 12y² इक्वल्स टू 6। दैट इज x², 6 कैंसिल आएगा 1 प्लस y² डिवाइड बाय 1/2 इक्वल्स टू 1, क्योंकि आप जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6x²/6 प्लस 12y²/6 इक्वल्स टू 6/6 होगा। 6 कैंसिल, 6 2s are 12, 6 1s are 6। अब ये 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर में, मतलब ये कहाँ पे रहा होगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर रहा होगा। अब हमें बताना है कि आप जब इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो ये लिख दो, विच रिप्रेजेंट, दोनों के साइन सेम है कि अपोजिट है, सेम है, तो एलिप्टिक सिलेंडर। यहां पे कौन सा वैल्यू गायब हुआ, एक्स वाई जेड में से z गायब हुआ, हैविंग इट्स जनरेटर पैरेलल टू
जेड एक्सिस है, यानी जो एलिप्स है वो बन रहा है एक्स और वाई एक्सिस में, तो सीधी सी बात है सिलेंडर खड़ा किस में होगा, जेड एक्सिस में होगा। तो जेड एक्सिस के अलोंग खड़ा है वाला सिलेंडर। तो जब आप उसका सेक्शन निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन काटेंगे, तो कौन सी वाली आपको लेना पड़ेगा प्लेन, जेड वाला लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं जेड इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर x square by 1 plus y square by 1 by 2 equals to 1 with plane z equals to 0 is an ellipse। क्या बनेगा ये एलिप्स, जिसकी इक्वेशन x square by 1 plus y square by 1 by 2 equals to 1 z equals to बन गया यहाँ पे आपका एलिप्स। एक बार आपका एलिप्स बन गया, उसके बाद आपको बोल रहा है प्रूव करो कि इसकी एसेंट्रिसिटी है 1/√2। अब एसेंट्रिसिटी निकालते कैसे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है वो देखना पड़ता है। यहाँ पे ए का स्क्वायर बड़ा है 1 है, बी का स्क्वायर है 1/। तो हमारा जो एलिप्स है ना कुछ इस तरीके से बन रहा हूँ, जो एक्स एक्सिस में बड़ी वैल्यू बना रहा है, वाई एक्सिस में छोटी। तो एक्स एक्सिस हो गई मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस हो गई स्मॉलर एक्सिस, हो गई, समझा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस माइनर एक्सिस, हो गया। तो हमेशा याद रखना इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट करता है, एसेंट्रिसिटी करता है। तो आप लिखेंगे हियर ए स्क्वायर की वैल्यू है 1, बी स्क्वायर की वैल्यू है 1/2। वी नो दैट, क्या पता है आपको, बी स्क्वायर की वैल्यू रहती है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो आएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर, इधर जाएगा तो प्लस ई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1/2, इधर जाएगा तो माइनस 1/2। 1 में से 1/2 गया तो 1/2 टेकिंग स्क्वायर रूट, ई की वैल्यू क्या आएंगी 1/√2 आएगी। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आई 1/√2, और यही प्रूव करना था आपको। इजी है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए था, ये फॉर्मूला आना चाहिए था, जो है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर इतना आता है तो ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या, नहीं। जैसा आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए सेम मेथड से सॉल्व होता है। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस आती है x प्लस 1/1 y माइनस 1/1 z माइनस 0/9 आएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। जो है प्रूव दैट the equation 5x square minus 4y square plus 5z square plus 4yz minus 14zx plus 4xy plus 16x plus 16y minus 32z plus 8 equals to 0 represents a pair of planes which pass through the line x plus 3 equals to y equals to z plus 1. Also find the angle between the planes. आपको इनके बीच का एंगल भी निकालना है।
है ऐसा क्वेश्चन? तो चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहती है। आप सबसे पहले जो इक्वेशन रहता है वो लिखते हैं। ऐसा करता हूं मैं इसको भी डायरेक्ट कर देता हूं, हम जहां से क्वेश्चन में चेंज है वहां से सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से निपट जाए। चलिए तो डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक निकालेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास लैम्बडा की वैल्यू आएंगी 0, 12, -6, 3 वैल्यू आई। तो आप इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएंगी L/1 इक्वल्स टू M/1 इक्वल्स टू N/1 इक्वल्स टू 1/√3, यानी LMN तीनों की वैल्यू आ रही है 1/√3। के निकालेंगे आएगा 0, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक यूनिक सेंटर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, लाइन ऑफ सेंटर, जिसको आप निकाल सकते बाय एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब आप सॉल्व करेंगे del f बाय del x इक्वल टू 0 को, तो आपको इक्वेशन मिलेंगी, एक तो यहाँ पे लिखा क्या है वो भी मिटा हुआ है, 5x पहले विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें, निकाल ही लेते हैं। तो 5 2 10x, यहाँ पे x और कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आएगा -14z, यहाँ पे x यहाँ पे दिख रहा है 4y, यहाँ पे 5x है मतलब डिवाइड बाय 2 किया होगा, तो यहाँ पे 2y होना चाहिए। तो आएगा 2y -7z इक्वल्स टू -8, del f बाय del y इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो आएगा 2x -4y प्लस 2z इक्वल्स टू -8, और लास्ट आएगा -7x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल्स टू +16। तो जैसे हम ये दोनों का ऐड करेंगे, मुझे दिख रहा है 5 + 2 7 होता है, तो मैं इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लूंगा, आएगा 7x -2y -5z इक्वल्स टू -16। अब देखो 5 + 2 7 + 2 -4 -2 -7 + 2 -5 -8 -16 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये दो इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा, ये दोनों को ऐड करने पे मुझे ये इक्वेशन मिल रही है। तो क्या हमारे पास 2 और 3 ये हो गई लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दोनों को ऐड करने पे वाली इक्वेशन मिल रही थी होगी लीनियरली डिपेंडेंट। ये दोनों को सॉल्व करेंगे। अब आप x y z तीनों में से किसे 0 लेंगे? देखिए आपको कह रहा है आपकी जो लाइन है ये पास हो रही है इस लाइन के थ्रू, है ना, यानी जो आपके पेयर ऑफ प्लेन है ये इस लाइन के थ्रू जाते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे x -x1 अपॉन a, y -y1 अपॉन b, z -z1 अपॉन c आता है। मतलब मुझे दिख रहा है मुझे y का कोऑर्डिनेट क्या लेना है, 0 लेना है। तो आप इस केस में लेंगे अज्यूमिंग y इक्वल्स टू 0। समझे? वाले क्वेश्चन में आपको क्या लेना है, y की वैल्यू 0 लेना है। क्यों? हमें जो एक्सिस की इक्वेशन बोला है ना, वहां पे x + 3 y के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, y की वैल्यू क्या लेना है, 0। तो y कोऑर्डिनेट आपको लेना है 0। तो इस केस में आपका x कोऑर्डिनेट क्या आता है, इस केस में आपका x कोऑर्डिनेट आएगा -3, z कोऑर्डिनेट आएगा -1। जब आप u की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो आपकी इक्वेशन बनेगी λ1 x² प्लस λ2 y² इक्वल्स टू u है 0, तो आ जाएगा λ1 मतलब 12x² प्लस λ2 मतलब -6 y² इक्वल्स टू u था 0। तो क्या मिलेंगे यहाँ से आपको 12x² इक्वल्स टू 6y², 6 2 12 होता है, तो y² की वैल्यू आ गई 2x²। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ प्लेन्स करता है। अब आपको बोल रहा है आपको बताना है कि ये पास करता है थ्रू लाइन दिस, है ना। तो ये दोनों प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, लाइन रहेगा। प्रूव करना है यही। तो आप बोलेंगे आपका ये जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास होता है, जो कोऑर्डिनेट आपने निकाला, x का कोऑर्डिनेट -3, y का कोऑर्डिनेट 0, z का कोऑर्डिनेट -1। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 1 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, x -x1 -3 अपॉन 1 इक्वल्स टू y -y1 मतलब y -0 अपॉन 1 इक्वल्स टू z -z1 यानी z +1 अपॉन 1। आगे वाला लाइन, और आपको बोल रहा है आपको एंगल निकालना है बिटवीन दिस प्लेन, तो दोनों के दोनों प्लेन लिख लीजिए।
ऐसा दिया हुआ है टेकिंग स्क्वायर रूट, वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी प्लस माइनस रूट टू एक्स मिलेगा। तो पहला प्लेन मिल गया मुझे रूट टू एक्स, यहाँ पे प्लस वाई इधर गया तो माइनस वाई इक्व टू जीरो, यहाँ पे आएगा माइनस रूट टू एक्स, उधर जाएगा तो प्लस रूट टू एक्स प्लस वाई इक्व टू जीरो। और मुझे पता है एंगल अगर थीटा है बिटवीन प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्व टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्व टू जीरो। तो इनके बीच का एंगल cos थीटा कैसे निकालते हैं आप, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो गया a1 b1, यहाँ पे c1 नहीं है तो आ गया जीरो, a2 b2 यहाँ पे c2 नहीं है तो आ गया जीरो। तो आएगा a1 इंटू a2 रूट टू टू, b1 इंटू b2 माइनस वन इंटू वन माइनस वन, c1 इंटू c2 जीरो इंटू जीरो जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, जीरो का स्क्वायर जीरो, रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो टू में से बन गया वन डिवाइड बाय टू प्लस वन थ्री, तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्या आएगा थ्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय थ्री। उम्मीद है समझा होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।